यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहा हूं सबके लिए, कैसे हैं सब लोग? बेटा ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, आज की क्लास के अंदर हम लोग जो है वो डिस्कस करने वाले हैं हमारे प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए पेपर 1 के नए क्वेश्चंस को। लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने जो है वो 1 से लेके 25 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किए थे 2020 के अंदर जो एंटी नेट का पेपर हुआ था उसके। और आज के क्लास के अंदर उसके आगे का जो पोर्शन है, बोले तो 26 से लेकर के 50 क्वेश्चन जो है वो आज की क्लास में हम लोग जो डिस्कस करेंगे। इसकी पीडीएफ जो है मॉर्निंग के अंदर मैंने ये टेस्ट जो है वो टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर डाल दिया था, तो अब हम उसके आंसर जो है वो अब डिस्कस करेंगे और फिर आपको कमेंट करके बताना है कि आपके टोटल मिला के जो है वो कितने कितने क्वेश्चन जो है वो ठीक हुए हैं। और कमेंट करके जरूर बताना, और ईमानदारी से, यूं नहीं कि सही हुए हैं 2 ही क्वेश्चन दिखा दो तुम 20 क्वेश्चन, ऐसा नहीं। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? ईमानदारी से। तो मैंने आपको जब टाइम टेबल का वीडियो बना के डाला तो मैंने वहां पे आपको बताया था कि आपको अपने आप से जो है वो हमेशा लॉयल रहना है, ठीक है ना। तो आपको कभी भी जो है अपने खुद से चीटिंग नहीं करना है। अभी जो भी मिस्टेक है वो सारे, अभी कोई दिक्कत नहीं है, पेपर में नहीं होनी चाहिए। तो अगर अभी मान लीजिए चीटिंग कर के जो है वो अगर आपने क्वेश्चन सही कर भी लिए, पेपर में सही नहीं हुआ तो फिर क्या होगा। तो इसीलिए पूरी ईमानदारी से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, देन उसके बाद में उसको टैली करना है। ओके जी सर, चलो हम लोग शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 जो है वो क्या बोलता है। इससे पहले 1 से 25 क्वेश्चन मैंने कल YouTube के ऊपर जो है वो डाल दिए थे, अगर आपने वो नहीं देखे तो प्लीज एक बार देख लीजिएगा। ओके जी सर, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 जो है वो क्या बोलता है। ये बोलता है कुछ कॉन्सेप्ट्स दिए और कुछ स्कूल ऑफ थॉट्स दिए थे, तो आपको इनको जो है वो आपस में क्या करना था, मैच करना था। सबसे पहला इसके अंदर जो है वो आया निर्वाण, फिर था ये निश्रेषा, फिर अपरवज्ञ, और फिर ये मोक्ष। तो ये किस स्कूल ऑफ थॉट ने जो है वो दिया था। तो मैंने यहाँ पे लिखा, देखो अगर हम बात करते हैं किसका, निर्वाण का, तो ये गोल है किसका, बुद्धिस्ट पैटर्न का, ठीक है। जो आपका ये होता है निश्रेष्य, ये जो है ये क्या, इट इज द सर्च ऑफ द इनेट आध्यात्मिकता विद इन वन सेल्फ, अपने अंदर जो है उसको पहचानना जो है उसको बोलते हैं हम लोग, इट इज द हाईएस्ट गोल ऑफ द मैनकाइंड। और जो मोक्ष है वो अल्टीमेट स्पिरिचुअल लिबरेशन की जो है वो क्या करता है, बात करता है। तो इसका आंसर जो बना वो ये कि ये निर्वाण जो है ये दिया था आपने किसमें, बुद्धिस्ट स्कूल ऑफ थॉट्स ने। फिर निश्रेषा जो है ये दिया था आपकी किसने, उपनिषद में। और ये अपरवज्ञ जो है ये बात करते हैं किसके, जैनिज्म। और मोक्ष जो है ये है किसका, संख्या। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखिएगा। आंसर जो बना इसका वो क्या है, ए। इसके बाद है जी नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलता है सम ऑफ मनी अर्निंग कंपाउंड इंटरेस्ट। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को क्या बोलता है। एक सम ऑफ मनी, कुछ सम ऑफ मनी है, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली डबल इटसेल्फ आफ्टर 4 ईयर। 4 साल के अंदर अगर मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट लगता रहेगा तो 4 साल के अंदर वो जो है वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो आपको बताना व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो बताइए उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो क्या है। तो देखिए जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आप कुछ एज्यूम करके जो है क्वेश्चन को करते हो। मान लीजिए आपका प्रिंसिपल जो है वो क्या है, एक टाइम पीरियड कितने, 4 साल, और 4 साल के बाद वो जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो आपका टोटल अमाउंट जो है वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ओके, तो मतलब अब कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बचा सर, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट माइनस में प्रिंसिपल, वो होता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। तो वो कितना होगा, 1। अब आपको मालूम है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, उसके अंदर आप इसको पुट कर दो। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला जो है वो क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन में 100 की पावर n, मतलब टाइम माइनस में प्रिंसिपल। ये फॉर्मूला था, मैंने इसके अंदर ये पुट कर दिया, पुट करके ये आ गया, ये आया। अब ये आ गया ना 1 प्लस आर बाई 100 की पावर 4। तो अब इसको सोल्व कैसे करते हैं, इसको सोल्व करने का एक मेथड ये है कि आप इसको यहां पे लेके जाएंगे ना, तो ये 1/4 हो गया। तो मतलब 2 का 2 बार क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट करना पड़ेगा। 2 की 2 बार अंडर रूट करेंगे तो वैल्यू आएगी ये 1.189। उसके बाद मैंने इसको सोल्व कर दिया, आंसर जो बना वो मेरा क्या आया, 18.9%, अप्रोक्सीमेटली कितना, 19%। तो ये है जी आपका सेकंड क्वेश्चन। आई होप आपने इसी तरीके से निकाला होगा। तो इसका आंसर जो है वो कितना, 19%। तो अगर एक सम को अगर हम लोग जो है वो क्या करेंगे, 19% से जो है उसको कंपाउंडेड करेंगे एनुअली 4 साल तक, तो 4 साल के अंदर उसकी वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो ये, व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म इन द फॉलोइंग सीरीज। एक आपको सीरीज दिया था, इसमें अगली टर्म बतानी थी। इतना सिंपल क्वेश्चन ये भी पेपर के अंदर है, ये पेपर के क्वेश्चन है। बताओ, ये पूछा 4, फिर है 12, फिर 28, फिर 52, फिर अगला बताना था। तो 4 जो है कैसे, 1 का स्क्वायर प्लस में 3, फिर एक छोड़ के अगला 3 का स्क्वायर कितना, 9 प्लस में 3 कितना, 12, फिर एक छोड़ के अगला 5 का स्क्वायर प्लस में 3 कितना आ गया, 28, फिर एक छोड़ के 7 का स्क्वायर प्लस में 3 कितना, 52, और फिर एक छोड़ के 9 का स्क्वायर 9 9 जा 81 प्लस में 3 कितना हो गया, 84। तो ये आपका आंसर आ गया। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, बी। ठीक है जी।
अगला क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से समझिएगा। इस क्वेश्चन को क्या बोलता है, स्टेटमेंट दिया, व्हेन आई लुक डीप इनटू माई सेल्फ, जब कभी भी हम जो है वो खुद के अंदर जो है वो देखते हैं, आई ऑलवेज स्टम्बल, तो हम कहीं ना कहीं स्टक हो जाते हैं विद वन परसेप्शन और अनदर, हमारे किसी ना किसी एक थिंकिंग या परसेप्शन के अंदर ही हम स्टक होकर रह जाते हैं। इट कैन नेवर कैच माई सेल्फ, इट कैन नेवर कैच माई सेल्फ, वो कभी भी मुझे जो है वो कैच नहीं कर सकती। मतलब ये है कि हम जो है जब कभी भी, मतलब खुद को जानना सबसे मेन चीज है, और कभी भी क्या है कि हम कभी भी ना हर एक चीज के अंदर खुद को नहीं जान सकते, मतलब परफेक्टली जो है वो 100% हम कभी भी जो है वो खुद को जान नहीं सकते हैं कि हम एक्चुअल के अंदर क्या चाहते हैं, क्योंकि हर एक लाइफ के फेज के ऊपर जो है वो हमारी जो परसेप्शन है वो चीजों को लेकर के क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। तो यहां पे ये बोला गया स्टेटमेंट नंबर 1 जो है वो क्या बोलती है, व्हेन आई लुक डीप इनटू माई सेल्फ, जब कभी भी हम खुद के अंदर झांकते हैं, आई ऑलवेज स्टम्बल विद वन परसेप्शन और अनदर। तो यहां पे जो है वो बात किसकी की जा रही है, खुद को जानने की। मैंने इसके बारे में कुछ लिखा भी है, बताता हूं, लेकिन पहले स्टेटमेंट नंबर 2 देखो क्या बोलते हैं, सेल्फ इज द लॉजिकल प्रिजम्पशन ऑफ ऑल नॉलेज। कुछ भी, किसी भी नॉलेज के बारे में कुछ भी असम्पशन लेनी है तो सबसे पहले वहां पे जो है बात आती है किसकी, सेल्फ की। देयरफॉर द कॉन्सेप्ट लाइक सब्सटेंस एंड द पर्सन कैन नॉट बी अप्लाई टू इट, इनकी वहां पे जो है वो कोई भी महत्ता नहीं रहती है। तो मैंने इसके बारे में कुछ लिखा, देखो एक बार क्या है, ह्यूमन बीइंग आर कॉन्शियस, ह्यूमन बीइंग जो है वो कॉन्शियस होता है हमेशा किसके, नॉट ओनली ऑफ द वर्ल्ड अराउंड, मतलब अपने आसपास के लिए ही हमेशा कॉन्शियस नहीं, बट ऑल्सो ऑफ द देमसेल्फ, बल्कि खुद के बारे में भी वो क्या होता है, कॉन्शियस होता है कि वो क्या कर रहे हैं, देयर एक्टिविटी, देयर बॉडीज एंड देयर मेंटल लाइफ, दस दे आर सेल्फ कॉन्शियस एंड सेल्फ अवेयर। तो सबसे मेन बात यह है ह्यूमन बीइंग खुद के बारे में जानने की कोशिश करता है। और एक ग्रीक मैक्सिम है, ग्रीक मैक्सिम मतलब मैक्सिम का मतलब कि तो कोई प्रिंसिपल, ठीक है, वो है नो थाईसेल्फ। नो थाईसेल्फ जो है इसका मतलब क्या होता है, दैट इज टू नो योरसेल्फ इज द नो द वर्ल्ड। अगर आपने खुद को जान लिया तो मतलब आपने संसार को जान लिया। तो यहां पे दोनों बातें जो है वो क्या है, बिल्कुल सही है, क्योंकि ऊपर वाली पहले फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर क्या बात बोली गई, व्हेन आई लुक इनटू डीप इनटू माई सेल्फ आई ऑलवेज स्टम्बल, जब कभी भी हम जो है वो खुद में अगर हम देखते हैं, खुद को जब हम स्टडी करते हैं तो कहीं ना कहीं हम हमारी एक परसेप्शन के अंदर जो है वो स्टक हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। सो स्टेटमेंट 1 तो ओके। स्टेटमेंट 2 क्या बोलते हैं, सेल्फ इज द लॉजिकल प्रिजम्पशन, खुद के बारे में जानना जो है वो एक लॉजिकल प्रिजम्पशन है ऑफ ऑल द नॉलेज। तो ये भी बात एकदम क्या है, सही है। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट जो है वो क्या है, करेक्ट है। आंसर जो बना वो क्या, ए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया वाला क्वेश्चन है ये भी। बोलता है ऑल नॉलेज इज ए रिकलेक्शन। दो स्टेटमेंट दिया और दोनों को देख के आपको बताना है कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी फॉल्स है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट बोलती थी ऑल नॉलेज इज ए रिकलेक्शन, जितने भी नॉलेज है वो सब क्या है, रिकलेक्शन है। नॉलेज के अंदर आप क्या करते हो, रिकलेक्ट ही तो करते हो। बिल्कुल सही बात है। कोई भी चीज को जब आप पढ़ते हो तो कहीं ना कहीं आपको उसके बारे में कुछ ना कुछ नॉलेज होती है। कहीं कुछ भी, कोई भी कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करते हैं तो आप उसको लिंकेज कहीं ना कहीं से कर सकते हो। तो बोलता है ऑल नॉलेज इज द रिकलेक्शन, इट इज ट्रू ऑन ए सर्टेन अकाउंट। तो ये कहीं ना कहीं पे जो है वो क्या है, ट्रू है। बिल्कुल सही बात है। स्टेटमेंट 2 बोलता है ऑल मैन बाय नेचर डिजायर अंडरस्टैंडिंग। कोई भी इंसान जो है वो अपने नेचर से क्या चाहता है, हमेशा चीजों को समझना चाहता है। और वो चीजों को समझता कैसे है, कम्युनिकेशन के थ्रू। तो मैंने लिखा भी है इट इज अचीव थ्रू द इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो दोनों बातें एकदम जो है वो क्या है, करेक्ट है। इसका भी आंसर क्या बना, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 जो है वो क्या है, ट्रू है। आगे अब ये डीआई है, इतना सिंपल डीआई जो है, ये 5 क्वेश्चन इसके अंदर पूछा गया। बस बात क्या है कि आपको एवरेज निकालना, आपको जो डिवीजन जो है वो थोड़ा बहुत आना चाहिए, परसेंटेज निकालना, बहुत सिंपल। देखो पहले इसको पढ़ते हैं क्या है। द फॉलोइंग टेबल शो, ये एक आपको टेबल दी हुई है, टेबुलर फॉर्म के अंदर डेटा आपको दिया हुआ है। फॉलोइंग टेबल शो द मंथली रिपोर्टिंग ऑफ द पेशेंट, एक महीने का डेटा आपको दिया हुआ है। और ये किसका है, हॉस्पिटल्स का। एक सिटी के अंदर 3 हॉस्पिटल हैं, हॉस्पिटल ए बी सी। उन तीनों के अंदर जो है वो कुछ बीमारी है, उन बीमारियों के कुछ पेशेंट्स हैं, तो उनका डेटा दिया हुआ है। जैसे हार्ट अटैक का ये एक डिसीज, सेकंड ब्लड शुगर, तीसरा ब्लड प्रेशर और चौथा किडनी प्रॉब्लम। तो ये अलग अलग जो है वो क्या है, अगर हम बात करते हैं 3 हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल ए बी सी, ये 4 तरह की डिसीज है। हॉस्पिटल ए के अंदर देखो ये चारों डिसीज के 1880 जो है वो पेशेंट्स है। हॉस्पिटल बी के अंदर 3410 और हॉस्पिटल सी के अंदर 5040। तो टोटल मिला के ये आपके तीनों हॉस्पिटल के अंदर जो है वो कितने, 10,330 जो है वो क्या है जी, आपके बोलो पेशेंट्स है। तो उनका डेटा आपको जो है वो यहां पे दिया हुआ है। अब इनको पढ़ के ये जो आपको दिया हुआ टेबल, इसको देख के और आपको आगे के 5 क्वेश्चन जो है वो क्या करने, सोल्व करने। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो क्या बोलता है, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ पेशेंट, एवरेज नंबर बताना है किसका, पेशेंट का, फॉर द लीस्ट रिपोर्टेड डिसीज। जो जिसके सबसे कम पेशेंट है उनकी एवरेज बताओ कितनी है। तो तीनों हॉस्पिटल को आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा, चारों डिसीज का टोटल मारो। हार्ट अटैक का टोटल मारा 920, ब्लड शुगर का 3950, ब्लड प्रेशर वालों का 4200 और किडनी वालों का कितना 1260। ठीक है, सबसे कम क्या आ गया
920, ये सबसे कम है। अब इसकी जो है वो एवरेज बतानी है, तो 920 जो इन तीनों को मिला करके है, तो 920 अपॉन में 3 कर दोगे तो आंसर आएगा क्या आपका 306.6, ये आ गया। तो एवरेज नंबर ऑफ पेशेंट बताना था, मतलब तीनों में मिला करके एवरेजली कितने पेशेंट है। तो सबसे कम बीमारी पहले तो निकालना पड़ेगा, सबसे कम बीमारी कौन सी, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तीनों हॉस्पिटल्स के जितने भी जो डिसीजेज हैं उनको आपको जोड़ करना पड़ेगा। तो ये अब तीनों हॉस्पिटल के अंदर जो है ये 4 तरह की डिसीज थी। तो आप ये देखो पहले पूरे सिटी के अंदर सबसे कम डिसीज जो है वो कौन सी है, तो आपके हार्ट अटैक वाले। तो हार्ट अटैक वाले 920 है, और ये 920 कितने हॉस्पिटल्स का डेटा है, 3 हॉस्पिटल का। तो 920 अपॉन में 3 कर दोगे, आंसर आएगा 306.6। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज, बात हो रही है परसेंटेज इंक्रीज का, इन द टोटल नंबर ऑफ पेशेंट फ्रॉम हॉस्पिटल ए से सी, ए से सी। अब हॉस्पिटल ए के अंदर टोटल पेशेंट कितने हैं और हॉस्पिटल सी में कितने हैं, तो हॉस्पिटल सी में ए के मुकाबले कितने ज्यादा हैं उनका परसेंटेज निकालना है। तो यहां पे बेस जो रहेगा वो क्या रहेगा, ए, क्योंकि ए के मुकाबले सी की चर्चा कर रहे हैं। तो हॉस्पिटल ए के अंदर मैंने देख लिया मेरे टोटल पेशेंट जो है वो कितने हैं 1880, हॉस्पिटल सी में मेरे टोटल पेशेंट कितने हैं 5040, कितने ज्यादा हैं तो मैंने निकाल लिया, ये देखिए हॉस्पिटल ए में 1880, हॉस्पिटल सी में 5040, तो मेरे कितने ज्यादा है 3160, 3160 जो है वो पेशेंट ज्यादा है हॉस्पिटल सी के अंदर। तो वो कितने परसेंट ज्यादा है तो हम निकाल लेंगे इसको, कैसे निकलेगा ये ऊपर आएगा चेंज और नीचे क्या आएगा बेस, तो बेस क्या आएगा हॉस्पिटल ए। तो 3160 अपॉन में 1880 इंटू में 100 बोले तो 168.08%। तो आंसर जो बनेगा वो हमारा क्या बनेगा 168 ये कर लोगे जी सर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोलता है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ पेशेंट रिपोर्टिंग फॉर ब्लड शुगर कंपेयर टू द टोटल पेशेंट इन ऑल 3 हॉस्पिटल, तीनों हॉस्पिटल के मिलाकर के, ध्यान से समझना क्या बोलता है, आपको परसेंट बतानी है नंबर ऑफ पेशेंट रिपोर्टिंग फॉर द ब्लड शुगर। जो ब्लड शुगर वाले पेशेंट है वो टोटल का कितना परसेंट है। तो पहले ब्लड शुगर वाले देख लो कितने हैं, ब्लड शुगर वालों की अगर बात करें तो ये है आपके 3950 और टोटल कितने हैं 10,330। तो इनका परसेंटेज निकालना है, कैसे करोगे 3950 3950 ऊपर अपॉन में 10330 नीचे इंटू में 100, ये मैंने किया, आंसर आ गया 38.24%। ठीक है जी, आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन बोलता है व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पेशेंट रिपोर्टिंग हार्ट अटैक फ्रॉम हॉस्पिटल ए से सी। हॉस्पिटल ए के अंदर हार्ट अटैक वाले पेशेंट कितने थे 320, सी में कितने 360, तो कितने ज्यादा हैं सी के, कितने ज्यादा 40 ज्यादा है। ठीक है, अब आपको बताना कितने परसेंट ज्यादा है सी के ए के मुकाबले में। तो ए बेस रहा है यहां पे, हाँ जी, तो यहां पे कैसे निकलेगा 40 जो चेंज है अपॉन में 320 इंटू में 100, तो ये आ गया 12.5% ए। और लास्ट क्वेश्चन जो है इसका वो ये, फॉर पेशेंट रिपोर्टिंग फॉर द किडनी प्रॉब्लम, अगर बात करेंगे उन पेशेंट का जो किडनी प्रॉब्लम वाले जो है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पेशेंट रिपोर्टिंग एट हॉस्पिटल ए एंड हॉस्पिटल सी। तो किडनी वाले पेशेंट जो है हॉस्पिटल ए और हॉस्पिटल सी का डेटा यहां पे जो है वो आपको दिया हुआ है। हॉस्पिटल ए में किडनी के पेशेंट कितने थे 210, हॉस्पिटल सी में किडनी के पेशेंट कितने थे 630। तो इनका रेशियो जो है वो क्या बनता है, तो 210 इसको अगर डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 1, ये आ गया 3, तो आंसर आएगा 1:3। लो जी, ये आ गया। तो 35 का आंसर जो बना वो क्या बना सी। लॉजिक आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 जो है, अब ये आया था आपका कैटेगरी ऑफ द एनवायरमेंटल एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव कुछ बताए थे और यहां पे उनके कुछ एग्जांपल दिया, आपको आपस में इनको क्या करना था मैच करना था। सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा किसका एनवायरमेंटल अवेयरनेस का, तो अवेयरनेस के अंदर हम लोग जो है वो क्या करते हैं अलग अलग तरह के जो है वो एक्सपीरियंस को शेयर करने का काम करते हैं। टू हेल्प सोशल ग्रुप एंड इंडिविजुअल गेन ए वैरायटी ऑफ द एक्सपीरियंस इन एनवायरमेंट एंड इट्स एसोसिएटेड प्रॉब्लम। एनवायरमेंटल नॉलेज के अंदर हम लोग जो है वो क्या करते हैं, इट हेल्प सोशल ग्रुप एंड इंडिविजुअल एक्वायर सेट ऑफ वैल्यूज फॉर द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट के बारे में उसको जो है वो क्या सेट ऑफ वैल्यूज से हम उसको एक्वायर करने का काम करेंगे। एनवायरमेंट एटीट्यूड के अंदर हम लोग जो वो क्या करते हैं, हम आइडेंटिफाई करते हैं एनवायरमेंट की प्रॉब्लम्स को और उनको सोल्व करने का काम करते हैं। एंड लास्ट एनवायरमेंटल स्किल की अगर हम बात करेंगे तो ये बात करेगा क्या, टू हेल्प सोशल ग्रुप एंड इंडिविजुअल एक्वायर ए सेंसिटिविटी जो है एक्वायर करने की कोशिश करेंगे टू द टोटल एनवायरमेंट। तो इसका आंसर जो बना वो क्या बना आपका सी। आ गया ये। अब अगला क्वेश्चन है नॉइस पोल्यूशन इज मेजर इन डेसिबल। नॉइस पोल्यूशन जो वो मेजर किया जाता है किसके अंदर डेसिबल, बोल तो डीबी से उसको डिनोट करते हैं। विद रेफरेंस टू द स्टैंडर्ड साउंड इंटेंसिटी ऑफ द फॉलोइंग मैग्नीट्यूड। तो स्टैंडर्ड साउंड इंटेंसिटी जो है वो किसके अंदर मेजर की जाती है, वो होता है इसका पिकोवाट के अंदर। अब मैंने यहाँ पे लिखा भी है क्या, फॉर साउंड इंटेंसिटी 0 डेसिबल जो है वो इक्वल होता है 1 पिकोवाट के, और 1 पिकोवाट पर स्क्वायर मीटर। तो ये जो है ना ये ध्यान रखना 1 पिकोवाट पर, ये मीटर स्क्वायर दिया हो ना तो ये पर स्क्वायर मीटर होता है, ठीक है ना। और ये साउंड
इंटेंसिटी बेसिकली होती क्या है, इसको बोलते हैं इट इज अ पावर ऑफ द साउंड वेव पर यूनिट ऑफ एरिया। तो पर यूनिट ऑफ एरिया के अंदर जो है जो साउंड वेव की जो पावर होती है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, साउंड इंटेंसिटी। और इसको कंप्यूट जो है वो कैसे करते हैं, इसका जो मैग्नीट्यूड है उसको नापते हैं हम कैसे, 1 पिकोवाट के अंदर। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे, इन विच ईयर द यूनियन गवर्नमेंट, किस साल के अंदर गवर्नमेंट ने, हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने डिसाइड किया कि ऑल द केस, वो सब केसेस रिलेटेड टू द एलोकेशन ऑफ द ग्रांट इन एड फ्रॉम द पब्लिक फंड टू द सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंड अदर यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ द हायर लर्निंग माइट बी रेफर टू द यूजीसी। किस साल के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड किया कि किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी को या अदर इंस्टीट्यूशन को अगर कोई भी सहायता देनी है तो वो यूजीसी प्रोवाइड करेगा, क्योंकि कौन सा साल था, तो ये था 1952। इसके बारे में तो कुछ डेटा मैंने लिखा। सबसे पहले 1944 के अंदर जो है वो सार्जेंट रिपोर्ट जो है वो आई थी, जिसने रिकमेंड किया था कि बनाए क्या, यूजीसी। फिर 45 के अंदर यूजीसी को एक बार कच्चा बना के और उसको जो है वो 3 यूनिवर्सिटी का जो है वो काम क्या किया गया, सौंपा गया था, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का, बनारस का और किसका, दिल्ली का। फिर 1947 के अंदर सभी यूनिवर्सिटी का काम जो है इसको सौंप दिया गया। 1952 के अंदर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि जो भी यूनिवर्सिटीज है तो उनको जो भी ग्रांट देनी है, जो भी एड देने हैं, तो वो सब कौन डिसाइड करेगा, यूजीसी करेगा। और 1956 के अंदर इसको फॉर्मली जो है वो क्या कर दिया गया, एक स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया गया और इसके लिए एक स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जो पास कर दिया गया। तो आंसर जो बनता है वो क्या है अपना 1952। थोड़ा ध्यान रखिएगा, तो मैंने लिख दिया 1952। आगे फिर है इन ए पोल्यूटेड अर्बन एरिया, पोल्यूटेड अर्बन एरिया के अंदर विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट कंसंट्रेशन इन द फोटोकेमिकल स्मोक। जो फोटोकेमिकल स्मोक है तो उसके अंदर सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन जो है वो किसकी होती है, सबसे ज्यादा उसके अंदर क्या पाया जाता है, तो वो होता है आपका ओजोन। मैंने लिखा भी है, फोटोकेमिकल स्मोक्स आर फाउंड बाय द एक्शन ऑफ सनलाइट ऑन ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। जब सनलाइट जो है वो क्या करती है, उसका एक्शन बनता है किसी नाइट्रोजन के साथ में, एंड सब्सिक्वेंट रिएक्शन विद द हाइड्रोकार्बन। और जब वो रिएक्ट करती है हाइड्रोकार्बन के साथ में तो एक स्मोक जनरेट होती है, उसको बोलते हैं आप लोग क्या, उस स्मोक को बोलते हैं फोटोकेमिकल स्मोक। ठीक है, तो इसके अंदर जो पोल्यूटेंट इन्वॉल्व होते हैं वो क्या, पोल्यूटेंट इन्वॉल्व इन द फोटोकेमिकल स्मोक आर ओजोन, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड पर ऑक्सीडाइज नाइट्रेट। तो ये तीनों जो है वो इसके अंदर पाई जाती हैं, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, ओजोन। आगे नेक्स्ट, एनवायरमेंटल प्रोटोकॉल एक्शन दिया गया और यहां पे उसके प्रोविजन दिया गया, मतलब ये जो प्रोटोकॉल्स हुए थे, ठीक है, या जो ये सबमिट हुई थी, तो इनके अंदर किस किस मुद्दे के ऊपर चर्चा किया गया। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल तो किसके लिए था, फेज आउट ऑफ द ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, ओजोन डिप्लीशन के ऊपर था। पेरिस एग्रीमेंट जो है वो किसके ऊपर था, इंटरनेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन के ऊपर। क्लाइमेट एक्शन जो है वो क्या, इंटीग्रेट वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, तो ये क्लाइमेट एक्शन जो हमने उठाया था। ठीक है, और क्योटो प्रोटोकॉल था एमिशन ट्रेडिंग के ऊपर। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, सिंपल सा क्वेश्चन था, आंसर क्या है इसका, डी। फिर द चाइनीज स्कॉलर ये वांग ज़ेंग जो है ये उसने विजिट किया था नालंदा यूनिवर्सिटी को। ठीक है, ये कब आया, तो ये 7th सेंचुरी में आया था, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। और वो 5 ईयर तक उसने यहां पे जो है वो क्या किया था, स्टे किया था। ठीक है जी, आगे फिर यूजिंग ए वेबसाइट टू पोर आउट वन ग्रीवियंस, पोर आउट द वन ग्रीवियंस इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं साइबर वेंटिंग। अब अगर बात करूंगा मैं साइबर वेंटिंग का, तो बेसिकली साइबर वेंटिंग है क्या, एक बात ध्यान से समझिएगा। आजकल ना एक सिस्टम चल रहा है साइबर वेंटिंग के अंदर, क्या होता है कि कुछ मान लीजिए कंपनी के अंदर काम करने वाले जो लोग होते हैं, तो वो लोग जो है अगर मान लो कोई एक एम्प्लॉय था, उसकी कोई ग्रीवियंस थी और उसका सोल्यूशन नहीं निकला, तो वो क्या करेगा, अपने ग्रीवियंस को जो है उसका बखान करेगा, और कहां पे, सोशल साइट्स के ऊपर। तो सोशल साइट पे जाकर के वो उसको क्या करेगा, उसका बखान करना शुरू कर देगा। ठीक है, मतलब एम्प्लॉयर के बारे में जो है वो उल्ट-सुल्ट बातें बोलना शुरू कर देगा, कुछ भी। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं साइबर वेंटिंग, मतलब अपने एंगर को सोशल साइट्स के ऊपर जाकर के जो है वो क्या करना, निकालना, अपने बड़ास को सोशल साइट पे निकालना, दैट इज द साइबर वेंटिंग। जैसे आजकल आप देख रहे हो कि वो बंगाल के अंदर जो है ममता बनर्जी जीते, और जीतने के बाद में जो है वो अपना ये क्या बोलते हैं, कंगना ये अपना हो गई, थोड़ी सी भड़क गई, और ये बोल दिया, इन्होंने क्या क्या बोल दिया, उनको मॉन्स्टर दीदी बोल दिया, ये अनशन जो भी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, जब आप अपनी भड़ास जो है, अपने ग्रीवियंस जो किसके ऊपर निकाल रहे हो, सोशल साइट्स के ऊपर जाके निकाल रहे हो, वेबसाइट्स के ऊपर जाके निकाल रहे हो, दैट इज द साइबर वेंटिंग। तो इस टर्म को बोलते हैं हम लोग क्या, साइबर वेंटिंग। अपना एंगर जो है वो वहां पे जाके निकालना। ठीक है ना, तो अपने ये मैंने यहाँ पे इसके बारे में कुछ लिखा भी है, एक बार आप रीडिंग कर लीजिएगा। ये जो PDF है ये भी मैं अपने टेलीग्राम के ऊपर डाल दूंगा, तो वहां पे आप इसको थोड़ा रीड कीजिएगा। ओके,
आगे, स्पीड ऑफ द इंटरनेट, इंटरनेट की स्पीड को किसमें मेजर करते हैं सर? ये क्या क्वेश्चन आ गया? जीबीपीएस के अंदर करते हैं सर। इसका मतलब क्या होता है? गीगाबाइट पर सेकंड। वैसे मैंने यहां सबका बता दिया, जो ये जीएच होता है इसको गीगाहर्ट्ज बोलते हैं। ये क्लॉक स्पीड है, मतलब आपका प्रोसेसर किस स्पीड से काम करता है उसको नापते हैं गीगाहर्ट्ज के अंदर, ठीक है। जीबीपीएस तो आपका क्या हो गया? डेटा ट्रांसफर का नेटवर्क में ट्रांसमिशन की स्पीड, मतलब इंटरनेट ट्रांसमिशन स्पीड जो है उसको नापते हैं जीबीपीएस में। जीबी जो है ये किसके होता है? कंप्यूटर मेमोरी के लिए। और डीपीआई होता है डॉट्स पर इंच। ये बेसिकली क्या, ये आपका जो प्रिंटर्स होते हैं तो वहां पे आप लोग जो है वो डीपीआई को क्या करते हैं? यूज करते हैं। थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर जो है स्पीड ऑफ इंटरनेट वो किसमें मेजर करती है? जीबीपीएस में। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली लिस्ट कंप्यूटर मेमोरी टाइप फ्रॉम लोवेस्ट से हाईएस्ट स्पीड? सबसे कम से सबसे ज्यादा स्पीड जो वो किस मेमोरी के अंदर होती है? सबसे कम सबसे ज्यादा स्पीड तो वो आपका कैशे, और कैशे से भी ऊपर होता है रजिस्टर्स, ठीक है ना। तो सबसे ऊपर तो ये हो गया आपका कैशे मेमोरी, ठीक है। सबसे ज्यादा स्पीड यहां होती है। फिर आएगा आपका मेन में, और फिर लास्ट में कौन सा आपका? सेकेंडरी की सबसे कम होती है। तो आपको ये बताना सबसे लोवेस्ट स्पीड किसमें, सबसे हाईएस्ट किसमें? तो सबसे लोवेस्ट सेकेंडरी, इससे थोड़ी ज्यादा मेन, और से भी ज्यादा किसमें? कैश मेमोरी। तो आंसर क्या बनेगा इसका? सी बनेगा। और हाईएस्ट से लोवेस्ट होता है इसका रेसिप्रोकल हो जाता है। आगे, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द एब्रिविएशन जीआईएफ? जो आपकी जीआईएफ फाइल तो उसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। ये क्या? इमेज फाइल होती है, इमेज फाइल फॉर्मेट है, ठीक है ना। यूज फॉर किसके लिए? इमेजेस के लिए यूज होता है वेब के ऊपर, तो इसका बोलते हैं जीआईएफ। आगे, दो आपको यहां पे जो है वो असर्शन और रीजनिंग दिया गया, आपको इनको जो है वो पढ़ना है और आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है। सबसे पहले बोलता है मशीन लर्निंग रिक्वायर गुड क्वालिटी एंड सफिशिएंट डेटा टू ट्रेन एंड टेस्ट द एल्गोरिदम। मशीन लर्निंग, तो बेसिकली एल्गोरिदम को हम लोग जो है वो क्या करते हैं? यूज करते हैं। कोडिंग को हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं। पहले इसके बारे में कुछ लिखा, वो पढ़ाता हूं एक बार, देखो। मशीन लर्निंग इज ए टाइप ऑफ एआई। एआई का मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये एक तरीके की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है जो अलाउ करती है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को टू बिकम मोर एक्यूरेट एट प्रिडिक्टिंग आउटकम विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम्ड टू डू सो। दोबारा पढ़िएगा, मशीन लर्निंग जो है एक टाइप है किसका? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जो अलाउ करती है किसको? सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को टू बिकम मोर एक्यूरेट, कि वो ज्यादा से ज्यादा क्या हो? एक्यूरेट हो एट प्रिडिक्टिंग द आउटकम विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम टू डू सो। और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम यूज करता है किसको? हिस्टोरिकल डेटा को एज इनपुट टू प्रिडिक्ट द न्यू आउटपुट वैल्यू। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो इसके बेस पर आपको ये बताना था। तो ये क्या है? असर्शन नंबर 1 जो है वो क्या बोलती है? मशीन लर्निंग रिक्वायर गुड क्वालिटी एंड सफिशिएंट डेटा टू ट्रेन एंड टेस्ट द एल्गोरिदम। बिल्कुल सही बात है। और इसकी रीजनिंग में बोलता है टू करेक्ट क्लासिफिकेशन, अगर इनका करेक्टली क्लासिफिकेशन करना है, गुड क्वालिटी डेटा विच इज फ्री फ्रॉम नॉइस, सफिशिएंट डेटा इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग ऑफ द एल्गोरिदम। बिल्कुल सही बात है, दोनों बातें एकदम सही है। और रीजनिंग अगर आप पढ़ रहे हो तो ये करेक्टली असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है, क्योंकि असर्शन क्या बोल रही है? मशीन लर्निंग के लिए जरूरी है गुड क्वालिटी एंड सफिशिएंट डेटा। प्रॉपर एल्गोरिथम करने के लिए आपके पास गुड क्वालिटी और सफिशिएंट डेटा होना चाहिए। और गुड क्वालिटी और सफिशिएंट डेटा में क्या होता है वो नीचे बता रखा है। तो रीजनिंग जो वो करेक्टली असर्शन को क्या कर रही है? एक्सप्लेन भी कर रही है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो है वो क्या है? करेक्ट है। और जो रीजनिंग है वो करेक्टली असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रही है। तो आंसर क्या बनेगा? ए। आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन है असर्शन रीजनिंग का वही। सबसे पहले पता है लेक्स जो होती है आर कंसीडर्ड टू बी मोर सस्पेक्टेबल टू बी पोल्यूशन देन द रिवर। तो बोलता है लेक्स जो है वो ज्यादा, उसके अंदर जो है वो अपने को क्या मिलेगा? वो ज्यादा पॉल्यूटेड होती है रिवर्स के मुकाबले में। ये बिल्कुल आपने देखा होगा तालाब जो है कितने गंदे गंदे होते हैं, लेकिन रिवर ऐसा नहीं है, क्योंकि वो बहा के ले जाती है, ठीक है ना। उसका पानी जो है फ्लो होते रहता है। तो ये तो बात एकदम सही है। रीजनिंग बोल रहे हैं वाटर इन द लेक मे टेक डिकेड्स टू बी रिप्लेस। बोलता है जो लेक्स के अंदर जो पानी होता है वो कई सालों तक उसको डिकेड लग जाते हैं क्या होने में? रिप्लेस होने में। ये भी बिल्कुल सही बात है। और यही तो इसका रीजन है। लेक्स गंदी क्यों है? क्योंकि उसका पानी जो है वो खड़ा रहेगा, रिवर ज्यादा गंदी नहीं होती है। तो ये बिल्कुल सही है। तो दोनों बातें एकदम सही है। और रीजनिंग जो करेक्टली असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रही है। तो आंसर क्या बनेगा? ए। आगे, यूनिवर्सिटीज आर एस्टेब्लिश बाय द सेंटर और स्टेट एक्ट अंडर सेक्शन 2F ऑफ द यूजीसी एक्ट। बिल्कुल सही बात है। फिर बोलता है डीम टू द यूनिवर्सिटी। जो डीम टू बी यूनिवर्सिटी होती है ये क्या होती है? बेसिकली कुछ इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो एक्चुअल में यूनिवर्सिटी नहीं है, लेकिन उनको यूनिवर्सिटी मान लिया जाता है। एमिनेंस नेचर के जो इंस्टीट्यूशन लाइक IITs हो गई हैं, तो इनको बोलते हैं हम लोग। तो बोलते हैं डीम टू बी यूनिवर्सिटी इज डिक्लेयर्ड बाय नोटिफिकेशन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द यूजीसी अंडर सेक्शन 3। तो ये भी सही बात है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो है वो एकदम क्या है? करेक्ट है।
आगे अब ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन आया। ये क्या है? अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल कमीशन ऑन एजुकेशन फॉर द 21st सेंचुरी हेडेड बाय द जैक्स डेलर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग मेन टेंशन विल बी विटनेस ड्यूरिंग द 21st सेंचुरी। तो बोलता है 21वीं सदी के अंदर जो है वो कौन सी मेन टेंशन थी, तो इसको जो है अपने को देखना है। तो सबसे पहला है टेंशन बिटवीन द ग्लोबल एंड लोकल, ये थी। टेंशन बिटवीन द ट्रेडिशन मॉडर्निटी, ये भी थी। टेंशन बिटवीन द स्पिरिचुअल एंड मटेरियल, ये भी थी। बट ये दोनों उसमें टेंशन नहीं थी, द टेंशन विद द रिच एंड पुअर एंड द टेंशन विद द डेवलप्ड एंड द डेवलपिंग सोसाइटी। तो ऊपर वाले तीन है, इसके बारे में कुछ लिखा है। ये क्वेश्चन आ सकता है आपके पेपर में, थोड़ा ध्यान रखिएगा। जैक डेलर्स वर्क करता था ऑन द पोटेंशियल कन्फ्लिक्ट के ऊपर, इसने काम किया इन द वर्ल्ड, मतलब जो कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन क्या क्या हो सकते हैं उनके ऊपर काम किया। इसने अपना एक पेपर छापा था, पेपर का नाम था लर्निंग द ट्रेजर विद इन, ठीक है। इट पोजिशन एजुकेशन डेट फेवर, ये ऐसी एजुकेशन को प्रमोट करता था जो फेवर करती है किसको? इमर्जेंस ऑफ द इंडिविजुअल टैलेंट ऑफ ईच, प्रिपेयरिंग पीपल फॉर लाइफ एज ए सिटीजन, फैमिली एंड कम्युनिटी मेंबर्स एंड ऑल्सो इकोनॉमिक एजेंट। इट्स इमेज ऑफ द सक्सेसफुल एजुकेशन सिस्टम इज वन बिल्ड ऑन द 4 पिलर। इसकी जो इमेज है वो 4 पिलर के ऊपर बेस्ड थी। क्या था? लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू, लर्निंग टू बी एंड लर्निंग टू लिव टुगेदर। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसका आंसर जो है वो बनता है ए। और आज का लास्ट क्वेश्चन ये था, थर्मल रिएक्टर प्रोड्यूस एनर्जी बाय फिजन ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियर फ्यूल। तो इसका आंसर जो है वो क्या था? यूरेनियम, ये 235, यूरेनियम 233 और ये प्लूटोनियम। थोरियम जो है वो इसके अंदर रिएक्ट नहीं करता, थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो आंसर जो बना वो क्या बना? ए, बी एंड ए। टोटल मिला के ये थे हमारे आज के 26 से लेकर के और 50 क्वेश्चन। तो इनके आंसर जो है हम लोगों ने करे। अब आपको करना क्या है? आपको इनको मैचिंग करना है और मैचिंग करके जो है वो कमेंट के अंदर मुझे जरूर बताना है कि आपके जो है वो इसके अंदर कितने कितने क्वेश्चन जो है वो ठीक हुए। ओके जी। और कल सुबह मैं डालूंगा एक नया टेस्ट, ठीक है, 1 से लेकर 25 क्वेश्चन का, वो आपको घर पे सोल्व करना है। और फिर इवनिंग में मैं उसका जो है वो डालूंगा सॉल्यूशन, और फिर वही आपको मैचिंग करनी है और बताना है कमेंट करके कि आपके कितने कितने ठीक हुए हैं। ओके, कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है ना? बोलो हाँ जी सर। चलो ये कीजिए, लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, और साथ में जो है आंसर तो कमेंट करने ही करने हैं, ओके ना जी सर। और जो वीडियो है अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिले। और अगर आप अपकमिंग दिसंबर के अंदर जो एंटी नेट का पेपर होना है उसका प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए हम लोग जो है ऑनलाइन बैच प्रोवाइड करवाते हैं। तो अगर आप चाहें तो हमारा ऑनलाइन बैच भी ले सकते हैं। हमारे ऑनलाइन बैच के अंदर आपको मिलेगा पेपर 1 प्लस में पेपर नंबर 2 कॉमर्स या मैनेजमेंट दोनों के वीडियो लेक्चर, प्लस में दोनों का स्टडी मटेरियल हार्ड कॉपी में, प्लस में रिवीजन करने के लिए रिवीजन की वीडियोस और प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस के एमसीक्यूज। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो हमारे नीचे नंबर दिया हुआ है, इसके ऊपर कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। ओके जी सर, चलो ये कीजिए, बाकी मिलते हैं कल एक नए लेक्चर के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।